हेलो जी, स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट पार्ट 4 पार्ट 5 ऑफ मनुष्य का अर्थ। मनुष्य के अर्थ के बारे में जानते हैं। नए कैदी के लिए ऐसे ही बहुत से हैरतअंगेज अनुभव इंतज़ार कर रहे थे। हम लोगों के बीच जो लोग चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए थे, उन्होंने इन्हें सबसे पहले जाना। किताबों हमेशा झूठ बोलती हैं। शिविर में आने से पहले मुझे यकीन हुआ था कि कुछ ऐसे काम भी हैं जो हम कर ही नहीं सकते, जिसे हमें इसके या उसके बिना नहीं सो सकते थे, हम इसके या उसके बिना नहीं जी सकते थे। जबकि हम ऑस्विच में पहली रात ऐसे बिस्तरों में सोए थे जो कि एक के ऊपर एक कतार में लगे हुए थे। करीबन 6.5 से 8 फीट के प्रत्येक तख्त पर 9 बंदी सो रहे थे। उन 9 बंदियों के बीच केवल 2 कंबल ही सर्दी से बचने का काम करना था। हम ऐसा करने में सफल रहे, लेकिन हम सबको एक ही करवट लेकर एक दूसरे से बेहतर सटकर भीड़ के बीच सोना पड़ा। हमने गहरी नींद ली। बेशक कुछ बातों से अनजान भी लाभ भी मिल जाता है। हड्डियों को जमा देने वाली सर्दी के बीच इस व्यवस्था ने थोड़ी राहत दी। हालांकि हमने अपने बिस्तर पर जूते पहनकर सोने की मनाही थी, पर कुछ लोगों ने उन्हें तकिए की तरह सिरों के नीचे दबा लिया था। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वे जूते कीचड़ से सने हुए थे। बाकी कैदियों का अपना सिर अपनी बाजू पर ही टिकाना पड़ा, जो कि एक ही स्थान पर रखे जाने की वजह से अकड़ रही थी। फिर भी हमें नींद आई और कुछ घंटों के लिए मानो हर प्रकार की कष्ट और जुल्म से छूट मिल गई थी। मैं ऐसे ही कुछ और ऑस्विच के बारे में बताना चाहूँगा, जो उस दौरान हमने अपनी सहनशक्ति के सीमा के बारे में जाने। हम अपने दांत साफ नहीं कर सकते थे। इस मजबूरी और विटामिन की भयंकर कमी के बावजूद हमें मसूड़े पहले से कहीं ज़्यादा स्वस्थ और मजबूत थे। हमें करीबन 6 माह तक एक ही कमीज तब तक पहननी होती थी जब तक वह दिखने में कमीज लगनी बंद नहीं हो जाती थी। हम कई दिनों तक अपने शरीर को साफ नहीं कर पाते थे, क्योंकि नलों में पानी जमा जाता था और फिर भी हमारे गंदे हाथों पर पड़े छालों और फोफलों में मवाद नहीं पड़ता था, यदि उनमें बर्फ के कारण शीतदंश ना हो। हमें से कई लोगों के पहले कच्ची नींद की शिकायत थी। ये लोग हालांकि हल्की सी आहट सुनकर भी नींद से उठकर बैठ जाया करते थे, लेकिन अब यही लोग शोर शराबे के बावजूद अपने उस साथी के भार तले दबे गहरी नींद लेते पाए जाते थे, जो उनके कान से कुछ ही इंच की दूरी पर लंबे लंबे खराटे भर रहा होता था। दस्तावस्की की एक कथन है जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि एक मनुष्य के रूप में हम किसी भी चीज़ के आदी हो सकते हैं। जी हाँ, दोबारा सुनेंगे। एक मनुष्य के रूप में हम किसी भी चीज़ के आदी हो सकते हैं, मतलब हम किसी भी चीज़ की हैबिट डाल सकते हैं। अगर अब हम में से कोई इस कथन की सच्चाई के बारे में पूछता तो हमारा जवाब होता है, जी हाँ, मनुष्य किसी भी वस्तु का आदी हो सकता है, पर मेहरबानी करके हमसे यह न पूछें कि ऐसा कैसे होता है। अभी हमारी मनोवैज्ञानिक खोजबीन हमें इतनी दूरी तक नहीं ले गई है, और न ही हम बंदियों के रूप में उस मोड़ तक पहुंचते थे जहां ऐसे सवालों के जवाब देना संभव हो। हम अब भी अपने मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाओं के पहले चरण में थे। भले ही कुछ देर के लिए सही, पर हम में से हर कैदी का मन में कभी न कभी आत्महत्या का विचार अवश्य आया। यह हमारे असहाय अवस्था, हर रोज हर वक्त लगातार मंडराते मौत के खतरे और दूसरे बंदियों की मौत को बहुत पास से देखने के अनुभव को उपज देता था। अपने निजी संकल्प के अनुसार, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, मैंने शिविर के पहले ही दिन स्वयं से वादा किया कि मैं कभी उन करंट वालों तारों की गले से नहीं लगाऊंगा जो हमारे शिविरों के आसपास लगाए जाते हैं। प्रायः शिविर में आत्महत्या करने के लिए इसी लोकप्रिय तरकीब का नाम दिया जाता था। आत्महत्या करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति जाकर करंट वाले कटीले तारों से छू लेता, और मेरे लिए यह फैसला कर पाना बहुत मुश्किल भी नहीं था। वैसे भी शिविर में रहे लोगों के आश्रितन
जीवन काल का ध्यान भी रखते हुए आत्महत्या करने का कोई तुक भी नहीं बनता था, क्योंकि हमारे लंबे समय तक बचने की संभावना बहुत कम थी। केवल कुछ ही लोग इसके अपवाद के रूप में गिने जा सकते थे, जो हर प्रकार की चुनाव की प्रक्रिया से बेदाग निकल जाते थे। ऑस्विच के नए कैदी अपने सदमे की पहली अवस्था के दौरान मौत से भयभीत नहीं हुए। यहाँ तक कि पहले कुछ दिन के बाद कैदियों के लिए गैस चैम्बर का भय भी रह गया चला जाता। जो भी हो, कम से कम गैस चैम्बर होने के कारण आत्महत्या की नौबत नहीं आती थी। ये गैस चैम्बर ही दुर्लभ कैदियों के लिए मृत्यु का दूसरा नाम बन जाता था। शिविर के बने रहने के उपाय। मैंने बाद में जिन मित्रों से भेंट की, उन्होंने मुझे बताया कि मैं उन बंदियों में से नहीं था जिनके लिए शिविर में भर्ती होने का अनुभव बहुत ही निराशाजनक था। जबकि ऑस्विच में पहली रात बीतने के बाद सुबह हुई तो उस घटना के दौरान मैं सहज भाव से मुस्कुराने के अलावा कुछ न कर सका। हमें अपने ब्लॉक से बाहर न आने की कड़े निर्देश दिए गए थे कि हमारा एक साथी किसी तरह घुसपैठ करके हमारी ब्लॉक तक आ ही गया। वह हमसे कुछ सप्ताह पहले वाले काफिले में ऑस्विच पहुंचा था। हमारे मन का दिलासा और तसल्ली देने के साथ साथ कुछ और बातें बताना चाहता था। वह इतना दुबला हो गया था कि पहले तो हम उसे पहचान ही नहीं सके। उसने अपने हास्यबोध से मुझे परवाह नहीं वाले रवैये के साथ हमें झटपट कुछ टिप्स दिए, जैसे भयभीत मत होना, चुनाव के समय हिम्मत बनाए रखना, डॉक्टर एम एस एस चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के लिए थोड़ा लिहाज कर लेता है। मेरा यह साथी गलत कर रहा था। झोपड़ियों के ब्लॉक एक डॉक्टर कैदी की आयु लगभग 60 साल थी। उसने मुझे बताया कि उसके डॉक्टर एम से विनती की थी कि वह उसके बेटे का बचा ले, जिसके भाग्य से गैस चैम्बर ही लिखा था, पर डॉक्टर एम ने बड़ी ही बेरहमी से इनकार कर दिया था। और एक बात तो मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कहता हूँ, उसने अपनी बात जारी रखी, हजामत करना मत भूलो। अगर मुमकिन हो सके तो रोज़ करो, भले ही तुम्हें इसके लिए कांच के टुकड़े का ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, भले ही इसके बदले अपना डबल रोटी का टुकड़ा ही क्यों ना देना पड़े। इस तरह तुम जवान दिखोगे और गालों पर लाली भी बनी रहेगी। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो उसके लिए यह एक ही उपाय है। तुम्हें देखकर लगना चाहिए कि तुम काम करने के लिए पूरी तैयार हो, फिट हो। मान लो कि तुम्हारे पांव पर कोई छाला हो गया और तुम इसकी वजह से लड़खड़ाकर चल रहे हो, और अगर एसएस का कोई अधिकारी या सिपाही तुम्हें देख लेता तो वह इशारा करके तुम्हें कतार से अलग कर देगा और अगले ही दिन तुम खुद को गैस चैम्बर में पाओगे। तुम जानना चाहते हो, हमारे यहाँ कमज़ोर, दयनीय, मरियल, रोगी और शारीरिक कार्य न कर पाने वाले व्यक्ति को मुस्लिम कहकर पुकारा जाता है। देर सवेर उन सभी व्यक्ति को गैस चैम्बर का निशान बनना ही होता है, जो इन लोगों की किसी भी काम नहीं होती। इसलिए याद रखो, ये हजामत करो, तन कर खड़े रहो और पूरी चुस्ती के साथ काम करो। फिर तुम्हें किसी गैस चैम्बर से डरने की जरूरत नहीं है। भले तुम्हें यहाँ आए 24 घंटे से भी कम हुए हैं, लेकिन किसी को भी गैस का नाम से डरने की जरूरत नहीं है। और फिर वह मेरी ओर संकेत करके बोला, हाँ, तुम इनका अपवाद कहे जा सकते हो और आशा करता हूँ कि तुम मेरी इस बेबाकी के माफ़ कर दोगे। फिर उसने दूसरे की ओर आगे अपनी बात दोहराई, तुम सब लोग में से केवल यही एक बंदी ऐसा दिखाई दे रहा है जिसके अगली बार गैस चैम्बर के लिए चुने जाने का भय होना चाहिए, इसलिए तुम लोग निश्चिंत रहो। उसकी ये बात सुन के मैं मुस्कुराने लगा। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि उस दिन अगर मेरे स्थान पर कोई और भी होता तो वह भी इसी तरह मुस्कुराता। तो जी, आज तक ये कहानी थी हमारी। आगे अगली वीडियो में, अगली पार्ट में आगे बढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया बताते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।